इसका इलाज ये है, अली बिन सुफियान ने कहा, कि आपने मुख्तलिफ खित्तों से जो फौज तैयार की है उन्हें नाजी के इस 50,000 सूडानी लश्कर में मदगम कर दिया जाए। बुरे सिपाही अच्छे सिपाहियों के साथ मिलजुल कर अपनी आदतें बदल दिया करते हैं। सलाहुद्दीन अयूबी मुस्कुराया और अली से कहा, तुम यकीनन मेरे दिल का राज जानते हो। मेरा मंसूबा यही है जो मैं अभी तुम्हें नहीं बताना चाहता था। किसी से इसका जिक्र न करना। अली बिन सुफियान में यही वसफ था कि दूसरों के दिलों के राज जान लेता था और गैर मामूली तौर पर ज़हीन था। वो कुछ और कहने ही लगा था कि उनके सामने कई और मशालें रोशन हो गई। जमीन पर बेशकीमत कालीन बिछे हुए थे। शहनाई और सारंग का ऐसा मीठा और पुरसोज नगमा उभरा कि मेहमानों पर सन्नाटा तारी हो गया। एक तरफ से नाचने वालियों की कतार नमूदार हुई। 20 लड़कियां ऐसे बारीक और नफीस लिबास में मलबूस चली आ रही थीं, जिसमें उनके जिस्मों का अंग अंग नजर आ रहा था। हर एक का लिबास निहायत बारीक चौगासा था, जो शानों से टखनों तक लंबा था। उनके बाल खुले हुए थे और उसी रेशम का हिस्सा नजर आते थे जिसका उन्होंने लिबास पहन रखा था। सहरा की हल्की हल्की हवा से और लड़कियों की चाल से ये ढीला ढाला लिबास मिलता था तो यूं लगता था जैसे फूलदार पौधों की डालियां फिजा में तैरती आ रही हों। हर एक के लिबास का रंग जुदा था। हर एक की शक्लो सूरत एक दूसरी से मुख्तलिफ थी, लेकिन हुस्न और जिस्म की लचक में सब एक जैसी थी। उनके मरमरी बाजू उरियां थे। वो चलती आ रही थीं, लेकिन कदम उठते नजर नहीं आते थे। वो हवा की लहरों की मानेद आ रही थीं। वो नीम दायरे में होकर रुक गईं। सलाहुद्दीन अयूबी की तरफ मुंह करके ताजीम के लिए झुकी। सबके बाल सरक कर शानों पर आ गए। साजिंदों ने इन रेशमी बालों और जिस्मों के जादू में तिलिस्म पैदा कर दिया। 2 स्याफाम 2 हेकल हबशी, जिनकी कमर के गिर्द चीतों की खालें थीं, एक बड़ा सारा टोकरा उठाए तेज तेज कदम चलते नजर आए और टोकरा लड़कियों के नीम दायरे के सामने रख दिया। सास सपेरों की बीन की धुन बजाने लगे। हबशी मस्त सांडों की तरह फुंकारते गायब हो गए। टोकरे में से एक बहुत बड़ी कली ऊपर को उठी और फूल की तरह खिल गई। इस फूल में से एक लड़की का चेहरा नमूदार हुआ और फिर वो ऊपर को उठने लगी। यूं लगता था जैसे सुर्ख बादलों में से चांद निकल रहा हो। ये लड़की इस दुनिया की मालूम नहीं होती थी। उसकी मुस्कुराहट भी अर्जी नहीं थी। उसके बालों की चमक भी मिस्र की किसी लड़की की चमक नहीं लगती थी। और जब लड़की ने फूल की चौड़ी पत्तियों में से बाहर कदम रखा तो उसके जिस्म की लचक ने तमाशाइयों को मसहूर कर लिया। अली बिन सुफियान ने सलाहुद्दीन अयूबी की तरफ देखा। उसके होंठों पर मुस्कुराहट थी। सलाहुद्दीन अयूबी ने मुस्कुराकर उसके कान में कहा, मुझे तवक्को नहीं थी कि ये इतनी खूबसूरत होंगी। नाजी ने सलाहुद्दीन अयूबी के पास आकर कहा, अमीर मिस्र का इकबाल बुलंद हो। इस लड़की का नाम ज़कोई है। इसे मैंने आपकी खातिर सिकंदरिया से बुलाया है। ये पेशावर रकासा नहीं और ये इस्मत फरोश भी नहीं। रक्त से इसे प्यार है, शौकिया नाश्ती है, किसी महफिल में नहीं जाती। मैं इसके बाप को जानता हूं, साहिल पर मछलियों का कारोबार करता है। ये लड़की आपकी अकीदतमंद है, आपको पयाम्बर मानती है। मैं इत्तफाक से इसके घर इसके बाप से मिलने गया तो इस लड़की ने इस्तदा की कि सुना है सलाहुद्दीन अयूबी अमीर मिस्र बनकर आए हैं। खुदा के नाम पर मुझे उनसे मिलवा दो। मेरे पास अपनी जान और रक्स के सिवा कुछ भी नहीं जो मैं इस अजीम हस्ती के कदमों में पेश करूं। काबिल सद एहतराम अमीर, मैंने आपसे रक्स व सुरूर की इजाजत इसीलिए मांगी थी कि इस लड़की को मैं आपके हजूर पेश करना चाहता था। आपने उसे बताया था कि मैं अपने सामने किसी लड़की को रक्स और उरियानी की हालत में नहीं देख सकता। सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा, ये लड़कियां जिन्हें आप मलबूस लाए हैं बिल्कुल नंगी हैं। आली मकाम, नाजी ने खिसियाना होकर जवाब दिया, मैंने बताया था कि अमीर मिस्र रक्स को नापसंद फरमाते हैं, लेकिन ये कहती थी कि वो मेरा रक्स पसंद करेंगे क्योंकि मेरे रक्स में दावत गुनाह नहीं, एक बाइस्मत लड़की का रक्स होगा। मैं अयूबी के हुजूर अपना जिस्म नहीं अपना फन पेश करूंगी। अगर मैं मर्द होती तो अयूबी की जान की हिफाजत के लिए उसके मुहाफिज दस्ते में शामिल हो जाती। आप क्या कहना चाहते हैं? सलाहुद्दीन अयूबी ने पूछा। उस लड़की को अपने पास बुलाकर उसे खराजे तहसीन पेश करूं कि तुम अपने जिस्म को हजारों मर्दों के सामने उरियां करके बहुत अच्छा नाचती हो। उसे इस पर शाबाश कहूं कि उसने मर्दों के जिनसी जज्बात भड़काने में खूब महारत हासिल की है। नहीं अमीर मिस्र, नाजी ने कहा, मैं उसे इस वादे पर यहां लाया हूं कि आप उसे शर्फे बारियाबी बख्शेंगे। ये बड़ी दूर से इसी उम्मीद पर आई है। जरा देखिए इसे, इसके रक्स में पेशा वराना तासुर नहीं, खुद सुपुर्दगी है। देखिए वो आपको कैसी नजरों से देख रही है।
बेशक इबादत सिर्फ अल्लाह की जाती है, लेकिन ये रक्स की अदाओं से, अकीदत से, मखमूर निगाहों से आपकी इबादत कर रही है। आप इसे अपने खैमे में आने की इजाजत दे दें। थोड़ी सी देर के लिए इसे मुस्तकबिल की वो माँ समझे जिसकी कोख से इस्लाम की पासबानी के लिए जांबाज जन्म लेंगे। ये अपने बच्चों को बड़े फख्र से बताया करेगी कि मैंने सलाहुद्दीन अयूबी से तन्हाई में बातें करने का शर्फ हासिल किया था। नाजी ने निहायत पुरअसर अल्फाज और जज्बाती लबो लहजे में सलाहुद्दीन अयूबी से मनवा लिया कि ये लड़की जिसे उसने एक बर्दा फरोश से खरीदा था, शरीफ बाप की बाइस्मत बेटी है। उसने सलाहुद्दीन अयूबी से कहलवा लिया कि अच्छा, इसे मेरे खैमे में भेज देना। जो कोई निहायत आहिस्ता आहिस्ता जिस्म को बल देती और बार बार सलाहुद्दीन अयूबी की तरफ देखकर मुस्कुराती थी। बाकी लड़कियां उसके गिर्द तितलियों की तरह जैसे उड़ रही हूं। ये उछल कूद वाला रक्स नहीं था। मशलों की रोशनी में कभी तो यूं लगता था जैसे हल्के नीले शफाफ पानी में जलपरियां तैर रही हूं। चांदनी का अपना एक तासुर था। सलाहुद्दीन अयूबी के मुतल्लिक कोई नहीं बता सकता था कि वो गुमसुम बैठा क्या सोच रहा था। नाजी के सिपाही जो शराब पीकर हंगामा बपा कर रहे थे, वो भी जैसे मर गए थे। जमीन और आसमान पर वजद तारी था। नाजी अपनी कामयाबी पर बेहद मसरूर था और रात गुजरती जा रही थी। निस्फ शब के बाद सलाहुद्दीन अयूबी उस खुशनुमा खैमे में दाखिल हुआ जो नाजी ने उसके लिए नस्ब कराया था। अंदर उसने कालीन बिछा दिए थे। पलंग पर चीते की खाल की मानिंद पलंग पोश था। फानूस जो रखवाया था उसकी हल्की नीली रोशनी सहरा की शफाफ चांदनी की मानिंद थी और अंदर की फिजा इतरबीज थी। खैमे के अंदर रेशमी पर्दे आवेजा थे। नाजी सलाहुद्दीन अयूबी के साथ खैमे में गया और पूछा, इसे जरा सी देर के लिए भेज दूं? मैं वादा खिलाफी से बहुत डरता हूं। भेज दो, सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा और नाजी हरन की तरह चौकड़ियां भरता खैमे से निकल गया। थोड़ा ही वक्त गुजरा होगा कि सलाहुद्दीन अयूबी के मुहाफिजों ने एक रकासा को उसके खैमे की तरफ आते देखा। खैमे के हर तरफ मशलें रोशन थीं। रोशनी का ये इंतजाम अली बिन सुफियान ने कराया था ताकि रात के वक्त मुहाफिज गिरदो पेश को अच्छी तरह देख सके। रकासा करीब आई तो उन्होंने उसे पहचान लिया। उन्होंने उसे रक्स में देखा था। ये वही लड़की थी जो टोकरे में से निकली थी। वो जो कोई थी वो रक्स के लिबास में थी। ये लिबास तौबा शिकन था। इसमें वो उरियां थी। मुहाफिजों के कमांडर ने उसे रोक लिया। ज़कोई ने उसे बताया कि उसे अमीर मिस्र सलाहुद्दीन अयूबी ने बुलाया है। कमांडर ने उसे बताया कि ये उन अमीरों में से नहीं जो तुम जैसी फाहिशा लड़कियों के साथ रातें गुजारते हैं। आप उनसे पूछ लें। ज़कोई ने कहा, मैं बिन बुलाए आने की जुर्रत नहीं कर सकती। उनका बुलावा तुम्हें किस तरह मिला था? कमांडर ने पूछा। सालार नाजी ने कहा है कि तुम्हें अमीर मिस्र बुलाते हैं। ज़कोई ने कहा, आप कहते हैं तो मैं वापस चली जाती हूँ। अमीर ने जवाब तलबी की तो खुद भुगत लेना। कमांडर तस्लीम नहीं कर सकता था कि सलाहुद्दीन अयूबी ने अपनी ख्वाबगाह में एक रकासा को बुलाया है। वो अयूबी के किरदार से वाकिफ था। उसके इस हुक्म से भी वाकिफ था कि नाचने गाने वालियों से ताल्लुक रखने वाले को 100 दुर्रे लगाए जाएंगे। कमांडर शशोपंज में पड़ गया। सोच सोच कर उसने जुर्रत की और सलाहुद्दीन अयूबी के खैमे में चला गया। अयूबी अंदर टहल रहा था। कमांडर ने डरते डरते कहा कि बाहर एक रकासा खड़ी है, कहती है कि हजूर ने उसे बुलाया है। सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा, उसे अंदर भेज दो। कमांडर बाहर निकला और ज़कोई को अंदर भेज दिया। मुहाफिजों को तवक्को थी कि उनका अमीर और सरार आजम इस लड़की को बाहर निकाल देगा। वो सब उसकी गरजदार आवाज सुनने के लिए तैयार हो गए, मगर उन्हें ऐसी कोई आवाज ना सुनाई दी। रात गुजरती जा रही थी। अंदर से धीमी धीमी बातों की आवाजें सुनाई देने लगी। मुहाफिज दस्ते का कमांडर बेकरारी के आलम में इधर उधर टहलने लगा। एक मुहाफिज ने उसे कहा, क्या ये हुक्म सिर्फ हमारे लिए है कि किसी फाहिशा के साथ ताल्लुक रखना जुर्म है? हाँ, उसने जवाब दिया। हुक्म सिर्फ मातहतों के लिए और कानून सिर्फ रियाया के लिए होते हैं। अमीर मिस्र को दुर्रे नहीं लगाए जा सकते। बादशाहों का कोई किरदार नहीं होता। कमांडर ने जलकर कहा, सलाहुद्दीन अयूबी शराबी पीता होगा। हम पर झूठी पारसाई का रोब जमाया जाता है। उनकी निगाहों में सलाहुद्दीन अयूबी का जो बुत था वो टूट फूट गया। इस बुत में से एक अरबी शहजादा निकला जो अयाश और बदकार था। पारसाई के पर्दे में गुनाह का मुर्तकिब हो रहा था। नाजी बहुत खुश था। सलाहुद्दीन अयूबी की खुशनुदी के लिए उसने शराब सूंघी भी नहीं थी। वो अपने खैमे में बैठा मुसर्रत से झूम रहा था। उसके सामने उसका नायब सालार और द्रूश बैठा था। उसने नाजी से कहा, इसे गए बहुत वक्त गुजर गया है।
मालूम होता है हमारा तीर सलाहुद्दीन अयूबी के दिल में उतर गया है। मेरा तीर खता कब गया था? नाजी ने कहकहा लगाकर कहा। अगर तीर खता जाता तो फौरन यहीं लौट के हमारे पास आ जाता। तुम ठीक कहते हो, अदरूश ने कहा। ज़कोई इंसान के रूप में तिलिस्म है। मालूम होता है कि ये लड़की हशशीन के साथ रही है, वरना सलाहुद्दीन अयूबी जैसा बुत कभी ना तोड़ सकती। मैंने उसे जो सबक दिए थे वो हशशैन के कभी वहमो गुमान में भी ना आए होंगे, नाजी ने कहा। अब सलाहुद्दीन अयूबी के हलक से शराब उतारनी रह गई है। नाजी को बाहर कदमों की आहट सुनाई दी। वो दौड़कर बाहर गया। वो ज़कोई नहीं थी, कोई सिपाही जा रहा था। नाजी ने दूर से सलाहुद्दीन अयूबी के खैमे की तरफ देखा। पर्दे गिरे हुए थे और बाहर मुहाफिज खड़े थे। उसने अंदर जाकर अदरूश से कहा, अब मैं यकीन से कह सकता हूं कि मेरी ज़कोई ने बुत तोड़ डाला है। रात का आखिरी पहर था जब ज़कोई सलाहुद्दीन अयूबी के खैमे से निकली। नाजी के खैमे में जाने की बजाय वो दूसरी तरफ चली गई। रास्ते में एक आदमी खड़ा था जिसका जिस्म सर से पांव तक एक ही लिबादे में ढका हुआ था। उसने धीमी सी आवाज में ज़कोई को पुकारा। वो आदमी के पास चली गई। वो आदमी उसे एक खैमे में ले गया। बहुत देर बाद वो उस खैमे से निकली और नाजी के खैमे का रुख कर लिया। नाजी उस वक्त तक जाग रहा था और कई बार बाहर निकलकर सलाहुद्दीन अयूबी के खैमे को देख चुका था कि ज़कोई ने सलाहुद्दीन अयूबी को फांस लिया है और उसे आसमान की बुलंदियों से घसीटकर नाजी की ज़हनियत की पस्तियों में ले आई है। अदरूश, उसने कहा, रात तो गुजर गई है, वो अभी तक नहीं आई। वो आएगी भी नहीं, अदरूश ने कहा। अमीर मिस्र उसे अपने साथ ले जाएगा। ऐसे हीरे कोई शहजादा वापस नहीं किया करता। तुमने इस पर भी गौर किया है? नहीं, नाजी ने कहा। मैंने अपनी चाल का ये पहलू तो सोचा ही नहीं था। क्या ये नहीं हो सकता कि अमीर मिस्र ज़कोई के साथ बाकायदा शादी कर ले? अदरूश ने कहा। इस सूरत में ये खतरा है कि लड़की हमारे काम की नहीं रहेगी। वो है तो होशियार, नाजी ने कहा, मगर रकासा का क्या भरोसा? वो रकासा की बेटी है और तजर्बाकार पेशावर है, धोखा दे सकती है। वो गहरी सोच में खोया हुआ था कि ज़कोई उसके खैमे में दाखिल हुई। उसने हंसकर कहा, अपने अमीर के जिस्म का वजन करो और लाओ इतना सोना। आपने मेरा यही इनाम मुकर्रर किया था ना? पहले बताओ हुआ क्या? नाजी ने बेताबी से पूछा। जो आप चाहते थे, ज़कोई ने जवाब दिया। आपको यह किसने बताया था कि सलाहुद्दीन अयूबी पत्थर है, फौलाद है और वो मुसलमानों के अल्लाह का साया है? उसने जमीन पर पांव का ठुड मारकर कहा। वो इस रेत से ज्यादा बेबस है जिसे हवा के हल्के हल्के झोंके उड़ाते फिरते हैं। तुम्हारे हुस्न के जादू और जुबान के तिलिस्म ने उसे रेत बनाया है, अदरूश ने कहा, वरना ये कमबख्त चट्टान था। हाँ, चट्टान था, ज़कोई ने कहा। अब रेतला टीला भी नहीं। मेरे मुतालिक कोई बात हुई थी? नाजी ने पूछा। हाँ, ज़कोई ने जवाब दिया। पूछता था नाजी कैसा आदमी है। मैंने जवाब दिया कि मिस्र में अगर किसी पर आपको एतमाद करना चाहिए तो वो सिर्फ नाजी है। उसने पूछा कि तुम किस तरह उसे जानती हो? मैंने कहा कि वो मेरे बाप के गहरे दोस्त हैं। हमारे घर गए थे और मेरे बाप से कहते थे कि मैं सलाहुद्दीन अयूबी का गुलाम हूं। मुझे समंदर में कूदने का हुक्म देंगे तो कूद जाऊंगा। फिर उसने मुझसे पूछा कि तुम बाइस्मत लड़की हो। मैंने कहा कि मैं आपकी लौंडी हूं, आपका हर हुक्म सर आंखों पर। कहने लगा, कुछ देर मेरे पास बैठो। मैं उसके पास बैठ गई। फिर वो अगर पत्थर था तो मोम हो गया और मैंने मोम को अपने सांचे में ढाल लिया। उससे रुखसत होने लगी तो उसने मुझसे माफी मांगी। कहने लगा कि मैंने जिंदगी में पहला गुनाह किया है। मैंने कहा, यह गुनाह नहीं, आपने मेरे साथ धोखा नहीं किया, जबरदस्ती नहीं की, मुझे बादशाहों की तरह हुक्म देकर नहीं बुलाया। मैं खुद आई थी, फिर भी आऊंगी। लड़की ने हर एक बात इस तरह खुलकर सुनाई जिस तरह उसका जिस्म उरियां था। नाजी ने जोशे मुसरत से उसे अपने बाजुओं में ले लिया। अदरूश ज़कोई को खराजे तहसीन और नाजी को मुबारकबाद पेश करके खैमे से निकल गया। सहरा की इस पुर इसरार रात की कोख से जिस सुबह ने जन्म लिया वो किसी भी सहराई सुबह से मुख्तलिफ नहीं थी, मगर इस सुबह के उजाले ने अपने तारीक सीने में एक राज छुपा लिया था जिसकी कीमत इस सल्तनत इस्लामिया जितनी थी, जिसके क़याम और इस्तेहकाम का ख्वाब सलाहुद्दीन अयूबी ने देखा और उसकी ताबीर का अज़म लेकर जवान हुआ था। गुज़श्ता रात इस सहरा में जो वाक़या हुआ उसके दो पहलू थे। एक पहलू से सिर्फ नाजी और अदरूश वाकिफ थे, दूसरे पहलू से सलाहुद्दीन अयूबी का मुहाफिज दस्ता वाकिफ था और सलाहुद्दीन अयूबी, उसका सराग रसां और जासूस अली बिन सुफियान और ज़कोई तीन ऐसे अफराद थे जो इस वाक़े के दोनों पहलुओं से वाकिफ थे। सलाहुद्दीन अयूबी और उसके स्टाफ को नाजी ने निहायत शान और शौकत
और अकीदतमंदी से रुखसत किया। सूडानी फौज दो रोया खड़ी सलाहुद्दीन अयूबी जिंदाबाद के नारे लगा रही थी। सलाहुद्दीन अयूबी ने नारों के जवाब में बाजू लहराने, मुस्कुराने और दीगर तकल्लुफात की परवाह न की। नाजी से हाथ मिलाया, अपने घोड़े को एड़ी लगा दी। उसके पीछे उसके मुहाफिजों और दीगर स्टाफ को भी घोड़े दौड़ाने पड़े। अपने मरकजी दफ्तर पहुंचकर वो अली बिन सुफियान और अपने एक नायब को अंदर ले गया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। वो सारा दिन कमरे में बंद रहे। सूरज गुरूब हुआ, रात तारीख हो गई। कमरे के अंदर खाना तो दरकिनार, पानी भी नहीं गया। रात खासी गुजर चुकी थी जब तीनों बाहर निकले और अपने अपने घरों को रवाना हुए। अली बिन सुफियान उनसे अलग हुआ तो मुहाफिजों के दस्ते के कमांडर ने उसे रोक लिया और कहा, मोहतरम, हमारा फर्ज है कि हुक्म माने और जुबानें बंद रखें, लेकिन मेरे दस्ते में एक मायूसी और बेइत्मीनानी पैदा हो गई है। खुद मैं भी इसका शिकार हो रहा हूँ। कैसी मायूसी? मुहाफिज कहते हैं कि एक फौज को शराब पीने की इजाजत है, तो हमें इससे क्यों मना किया गया है? कमांडर ने कहा, अगर आप मेरी शिकायत को गुस्ताखी समझें तो सजा दे दें, लेकिन मेरी शिकायत सुन लें। हम अपने अमीर को खुदा का बरगुजीदा बंदा समझते हैं और इस पर दिलो जान से फिदा थे, मगर रात उसके खेमे में एक रकासा गई थी। अली बिन सुफियान ने उसकी बात पूरी करते हुए कहा, तुमने कोई गुस्ताखी नहीं की। गुनाह अमीर करे या गुलाम, सजा में कोई फर्क नहीं। गुनाह बहरहाल गुनाह है। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि रकासा और अमीर मिस्र की खुफिया मुलाकात के साथ गुनाह का कोई ताल्लुक नहीं था। ये क्या था? अभी नहीं बताऊंगा। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ तुम सबको मालूम हो जाएगा कि रात क्या हुआ था। उसने कमांडर के कंधे पर हाथ रखकर कहा, मेरी बात गौर से सुनो। आमिर बिन साले, तुम पुराने अस्करी हो, अच्छी तरह जानते हो कि फौज और फौज के सरबराहों के कुछ राज होते हैं जिनकी हिफाजत हम सबका फर्ज है। रकासा का अमीर मिस्र के खैमे में जाना भी एक राज है। अपने जाबाजों को किसी शक में ना पड़ने दो और किसी से जिक्र तक ना हो कि रात क्या हुआ था। अली बिन सुफियान की काबिलियत और कारनामों से ही कमांडर आगाह था, मुतमईन हो गया और उसने अपने दस्ते के शकूक रफा कर दिए। अगले रोज सलाहुद्दीन अयूबी दोपहर का खाना खा रहा था कि उसे इत्तला दी गई कि नाजी मिलने आया है। सलाहुद्दीन अयूबी खाने से फारिग होकर नाजी से मिला। नाजी का चेहरा बता रहा था कि घबराया हुआ है और गुस्से में भी है। उसने हकलाने के लहजे में कहा, काबिल सद एहतराम अमीर, क्या ये हुक्म आपने जारी किया है कि सूडानी मुहाफिज फौज के 50,000 नफरी मिस्र की इस फौज में मदगम कर दी जाए जो हाल ही में तैयार हुई है? हाँ नाजी, सलाहुद्दीन अयूबी ने तहम्मुल से जवाब दिया। मैंने कल सारा दिन और रात का कुछ हिस्सा सर्फ करके और बड़ी गहरी सोचो विचार के बाद ये फैसला तहरीर किया है कि जिस फौज के तुम सालार हो उसे मिस्र की फौज में इस तरह मदगम कर दिया जाए कि हर दस्ते में सूडानियों की नफरी सिर्फ 10% हो। और तुम्हें यह हुक्म भी मिल चुका होगा कि तुम अब इस फौज के सालार नहीं होगे, तुम फौज के मरकजी दफ्तर में आ जाओगे। आली मकाम, नाजी ने कहा, मुझे किस जुर्म की सजा दी जा रही है? अगर तुम्हें यह फैसला पसंद नहीं तो फौज से अलग हो जाओ। सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा, मालूम होता है मेरे खिलाफ साजिश की गई है। नाजी ने कहा, आपके बुलंद दिमाग और गहरी नजर को छानबीन कर लेनी चाहिए। मरकज में मेरे बहुत से दुश्मन हैं। मेरे दोस्त, सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा, मैंने ये फैसला सिर्फ इसलिए किया है कि मेरी इंतजामिया और फौज से साजिशों का खतरा हमेशा के लिए निकल जाए, और मैंने ये फैसला इसलिए किया है कि फौज में किसी का ओहदा कितना ही ऊंचा क्यों ना हो और कोई कितना ही अदना क्यों ना हो, वो शराब ना पिए, हुल्लड़बाजी ना करे और फौजी जश्नों में नाच गाने ना हो। लेकिन आलीजा, नाजी ने कहा, मैंने हुजूर से इजाजत ले ली थी और मैंने शराब और नाच गाने की इजाजत सिर्फ इसलिए दी थी कि इस फौज को उसकी असल हालत में देख सकूं, जिसे तुम मिल्लत इस्लामिया की फौज कहते हो। मैं 50,000 नफरी को बरतरफ नहीं कर सकता। मिस्री फौज में उसे मदगम करके उसके किरदार को सुधार दूंगा। और ये भी सुन लो कि हम में कोई मिस्री, सूडानी, शामी और अजमी नहीं है। हम मुसलमान हैं, हमारा झंडा एक है और मजहब एक है। अमीर आली मर्तबत ने ये तो सोचा होता कि मेरी हैसियत क्या रह जाएगी जिसके तुम अहल हो। सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा, अपने माजी पर खुद ही निगाह डालो। जरूरी नहीं कि अपनी कारस्तानियों की दास्तान मुझसे सुनो। फौरन कागजात तैयार करके मेरे नायब के हवाले कर दो। 7 दिन के अंदर अंदर मेरे हुक्म की तामील मुकम्मल हो जाए। नाजी ने कुछ कहना चाहा, लेकिन सलाहुद्दीन अयूबी मुलाकात के कमरे से निकल गया।